सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि मैं आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं एक प्लेसमेंट अपडेट वाली वीडियोस लेके आऊँगा कि करंटली प्लेसमेंट में क्या चल रहा है, इधर मेरे स्कूल में क्या हो रहा है। और जब आप प्लेसमेंट फेज़ में पहुँचोगे तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बहुत लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपके बैच में तो प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ नहीं, तो आपको ये सब बातें कैसे पता चल रही है। तो देखो, प्लेसमेंट मानते हैं कि प्लेसमेंट मेरे बैच में स्टार्ट नहीं हुआ है। और बहुत लोग कमेंट ये कर रहे हैं इससे पिछले वाली वीडियोज़ पे कि उनको सुनने में आ रहा है कि न्यूट्री स्कूल में प्लेसमेंट लग ही नहीं रही है अभी। ठीक है, प्लेसमेंट नहीं लग रही है, लोग बहुत ही हताश हो रहे हैं कि क्या होगा, उनका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा फॉर फ्यूचर। मतलब अगर वो 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं न्यूट्री स्कूल में, तो उसके बाद उनकी जॉब लगनी सही है, लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑब्वियस बात है यार, सारे लोग ये सोचेंगे कि उनकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी न्यूट्री स्कूल में। ठीक है? तो जो भी लोग हैं, ये उनके मन में ये ख्याल आना सही बात है यार। तो देखो, रीज़न क्या होता है कि क्यों नहीं प्लेसमेंट लग रही है। ठीक है? आप लोग रीज़न सुनना चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, रीज़न क्यों नहीं पता, रीज़न ही तो पता है ना। बहुत लोग ये सुनना चाहेंगे कि प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। देखो, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसके पीछे ये रीज़न है कि जो भी कंपनी, एक तो पहले अभी कंपनी बहुत कम आ रही है। पहले अगर 90% कंपनी आती थी, ठीक है, हायर करने के लिए, तो अभी सिर्फ 40% आ रही है। ठीक है? ये 40% क्यों आ रही है? क्योंकि देखो, ये ऑलरेडी हायर कर चुकी है बहुत सारे बच्चों को। तो होता है इस केस में कि प्लेसमेंट मतलब रिक्रूटमेंट कंपनी में रिक्वायरमेंट जो थी ना एम्प्लॉइज़ की, तो थोड़ी-सी कम हो जाती है यार, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी जो और भी जो कंपनीज़ हैं, प्लेसमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट रुका हुआ है न्यूटन स्कूल में। ठीक है? प्लेसमेंट स्टार्ट है। हाँ, तो अभी किन लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, जब प्लेसमेंट स्टार्ट है तो अभी उन लोगों का हो रहा है। मैं बोला था कि जो भी एडवांस डीएसए बैच के बच्चे हैं, पहले उनका होता है। ठीक है? ऐसे ये पहले भी मैंने बता रखा है आप लोगों को कि पहले उनका होता है, उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड वाले का होता है। ठीक है? तो अभी एडवांस डीएसए बैच का मैं बोला था कि एडवांस डीएसए बैच का अभी सबसे पहले होगा। तो इनमें से भी किनका सबसे पहले होगा? इनमें से भी उनका सबसे पहले होगा जिनका डीएसए वाला पार्ट जो होता है ना, खास करके, और जो थोड़ा बहुत भी कोडिंग अच्छे से प्रैक्टिस की है, बहुत सारी कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ठीक है, थोड़ी सी सीपी की भी नॉलेज है उनको। तो इन लोगों का प्लेसमेंट सबसे पहले होगा और इन लोगों को अच्छे खासे पैकेज भी मिलेंगे। ठीक है? तो अगर अब ये बात अगर आप लोग का क्लियर हो गया है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किनका प्लेसमेंट अभी नहीं हो रहा है। अभी इसमें से जितना भी लोग प्लेस हो रहे हैं, जैसे कि अगर 50 लोग बैठते हैं प्लेसमेंट सेल में, ठीक है? तो उनमें से मात्र 10 लोगों का प्लेसमेंट होता है। बाकी ये 40 लोग क्या करते हैं फिर? बाकी ये जो 40 लोग हैं ना, ये इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है? उनका जो क्वेश्चन होता है पूछने का, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी आती है, वो एकदम ईज़ी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगी डीएसए की? नहीं भाई साहब, क्योंकि वो डीएसए बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट कर रही है अभी फ़िलहाल। तो वो तो पूछेगी ना क्वेश्चन, अच्छे लेवल की क्वेश्चन पूछती है वो लोग। ठीक है? जो भी कंपनी आती है। तो अभी अगर आप डीएसए ओरिएंटेड हो, डीएसए आपको अच्छा लगता है, डीएसए के क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व कर रहे हो, तो अभी बस ये टारगेट रखो कि मेरे को क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। डीएसए का लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, जावा का बेसिक आप लोग को आता होगा, ठीक है? ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है? तो अभी आप क्या करो, अरे! अभी आप लोग क्या करो कि ये जो भी ओप्स है, ओप्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैशिंग, हैशमैप, ये सभी ना, सबसे समझ लो कि ये सबसे बड़ी टूल्स है आप लोग की जावा में, खास करके प्लेसमेंट पाने के फेज में। इन सब से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हैशिंग का यूज कहाँ, हैशमैप का यूज कहाँ, जब टाइम मतलब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की बात आएगी, तो ज़्यादातर हम लोग हैशिंग ही यूज करते हैं। तो उस टाइम आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब जरूरी नहीं है सब में हैशिंग ही घुसाना है, और भी वेज हैं कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के। बट मैं बोलता हूँ कि एरे के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, अगर बोल दिया जाएगा कि इसको रिड्यूस करो, तो कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे रिड्यूस करोगे? तो ये सारे क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस करो आप। ज़्यादातर टाइम इसमें स्पेंड करो कि ठीक है, कोड तो कोई भी लिख लेता है यार। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो सबसे पहले दिमाग में आ जाता है। तो अगर कुछ आपके समझ में नहीं भी आ रहा है, तो ब्रूट फोर्स तो है आपके साथ, वो तो आप कर सकते हो ना। तो कोडिंग कोई भी कर लेगा यार, लेकिन उस कोडिंग को ऑप्टिमाइज्ड कोड, जैसे कि मेरी अभी जो भी इंटरव्यू हो रही है टीएसए में, चैलेंज लेवल दे रहा हूँ अभी 1 की और 2 की, अभी हार्ड पे हूँ। तो अभी क्या हो रहा है ना, इन लोगों में बस कोड तो मैं लिख ले रहा हूँ, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ऑप्टिमाइज करो उसको, उसका कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करो। तुम जो कोड लिखे हो उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो उसी पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ तो आप लोग भी काम करो। ठीक है? और सबसे ज़्यादा अगर सीपी आप लोग का ये बेसिक क्लियर है जावा का, जैसे आपने 1-2 क्लियर कर लिए हैं, तो आप शिफ्ट कर सकते हो कहाँ पे? सीपी में शिफ्ट कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग। ठीक है? तो वहाँ पे जाओ, कॉम्पिटिटिव कोडिंग को मतलब ट्राई करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे क्या होगा ना कि आपको मतलब आदत लग जाएगी क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, और क्या-क्या वेज इम्प्लीमेंट करने हैं उसमें कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस रहे, मतलब कम रहे। ठीक है? एक ऑप्टिमाइज्ड कोड आपका हो। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि आपको कहाँ-कहाँ जाकर के प्रैक्टिस करनी है। वहाँ जाओ, इससे पहले वाले वीडियोज़ में जाओ, इससे पहले नहीं, और भी आप एक्सेस करना कि वहाँ पे मैंने एक वीडियोज़ में बता रखा है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है डीएसए को।
और न्यूटन स्कूल में कैसे पढ़ाई करनी है ये भी मैंने बता रखा है उस वीडियोज़ में। तो वो वीडियोज़ करीब 40-50 मिनट की होगी, वो आप एक बार देख लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके से चलनी है। जो भी पुराने मेंबर्स हैं इस चैनल के, उनको पता है कि कैसे-कैसे क्या करना है और वो लोग कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो लोग में से जो भी मेरे को मैसेज किए थे, बहुत लोगों ने एडवांस लेवल तो छोड़ो दूर की बात है, चैलेंज लेवल इन्होंने क्लियर कर लिए हैं अपने डीएसए 1 के, ठीक है? और डीएसए 2 के भी बहुत लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो ये देखो, ये कितनी अच्छी बात है। मैं नहीं कर पाया हूँ यार अभी तक चैलेंज लेवल क्लियर दोनों के। एक का हो गया, एक का नहीं हुआ है, ठीक है? और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है यार, प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं कि आप चैलेंज लेवल दोनों की क्लियर करोगे तभी एडवांस बैच में रहोगे। आप अगर हार्ड लेवल भी दोनों के कर लेते हो ना, दोनों के डीएसए 1 के भी हार्ड कर लेते हो, डीएसए 2 के भी हार्ड कर लेते हो, तब भी आप चले जाओगे एडवांस बैच में। हाँ, आपकी असाइनमेंट 70% होनी चाहिए, आपके अटेंडेंस 75% से ऊपर होने चाहिए। अगर आपका इतना क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, तो आप डेफिनिटली एडवांस बैच में हो, ठीक है? तो एडवांस बैच के मैंने फ़ायदे बता दिए और क्यों प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इनका भी मैंने रीज़न दे दिया एक कि हो सकता है स्टूडेंट लोगों से लैग हो रही है कि स्टूडेंट लोग सही से उसमें क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कोडिंग क्वेश्चन को अगर वो लोग कुछ बोल देते हैं उसमें करने के लिए, वो नहीं कर पाते। एक रटा-रटाया हुआ आपका क्वेश्चन होता है कि चलो डुप्लीकेट निकालने हैं अरे में से, तो वो आपने कर दिया डुप्लीकेट। अब वो उसी क्वेश्चन में सडन चेंज कर देगा, ठीक है? डुप्लीकेट के बदले कह देगा कि उसका फ्रीक्वेंसी का काउंट बताओ, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितना बार रिपीट हुआ उसका काउंट बताओ। उसी क्वेश्चन में वो लोग मल्टीपल क्वेश्चन डालते ही जाएँगे। आपको मतलब तैयार रहना होगा कि क्या-क्या करें, तुरंत-तुरंत इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके छोड़ मत दो, ठीक है? उसमें सोचो कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में उससे रिलेटेड जितने भी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी प्रैक्टिस करो साथ-साथ में, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या होगा ना कि आपका एक फ्लो बनता जाएगा कोडिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते-करते, ठीक है? और ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी, यकीन मानो मेरी ओर से, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते चलो। एक क्वेश्चन बनाओ और सोचो कि इस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है, इसमें और क्या बोलेगा करने को, ठीक है? अगर वो कुछ बोलेगा तो जितना आपके दिमाग में आता है ना, सारा कुछ कर डालो उस क्वेश्चन पे, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन आप बनाते हो ना, तो ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का एक से ज़्यादा लॉजिक हो सकता है क्या? हो सकता है आपके दिमाग में एक ही लॉजिक आ रहा हो, तो ये क्वेश्चन आप अपने दोस्तों से पूछो ना, उससे लॉजिक पूछो कि क्या इसके अलावा कोई और लॉजिक तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? अगर आ रहा है तो सोचो कि हाँ, ऐसे हो सकता है क्या, उसका लॉजिक सही है क्या? अगर सही है और आपको लग रहा है कि ये बेटर वे है मेरे से, आपसे मतलब आपसे अगर अच्छा उन्होंने लॉजिक बताया, तो उस लॉजिक को आप पकड़ के चलो, ठीक है? अपना लॉजिक भूल जाओ आप, अपना लॉजिक तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन वो वाला लॉजिक आप लेके चलो, ठीक है? और भी जितना आप डिस्कशन करोगे ना दूसरे अपने बैचमेट से करो, जितना डिस्कशन करोगे उतना लॉजिक इंप्रूव होगा आपका। और बैचमेट के साथ-साथ आप मेंटर से भी करो इस लॉजिक को डिस्कशन। तो जितना आप मेंटर से भी करोगे, मेंटर भी कुछ ना कुछ बताएगा और भी लॉजिक इंप्रूव होगा। मेंटर के पास तो अच्छा खासा नॉलेज होगा, तो वो एक और इससे ज़्यादा अच्छा अप्रोच भी बता सकते हैं कि इसका ऐसा कौन-सा अप्रोच हो सकता है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड हो और जो लाइन ऑफ कोड हो वो भी मिनिमम हो। तो इस तरीके से क्या होगा ना, जो एसपीएस भी कम ले मतलब, तो यही ऑप्टिमल कोड है। तो कैसे ऑप्टिमाइज़्ड कोड क्रिएट करें, लिखें, इसके लिए आप इन सभी से हेल्प ले सकते हो और अपने मेंटर से खास करके हेल्प लो क्योंकि उन लोग के पास आइडिया होता है कि कैसे-कैसे क्या करें, ठीक है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना कोडिंग पार्ट इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? ये रहा आपके लिए न्यूज़ की क्यों प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब हो क्या रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। चलो बने रहो वीडियोज़ में, स्किप करके मत देखना, मैं अभी से बोल रहा हूँ, अभी से भी स्किप मत करना आगे क्योंकि एक-एक पॉइंट, एक-एक सेकंड बहुत ही मायने रखती है इस वीडियोज़ में, इसलिए स्किप मत करना वीडियोज़ को। चलो, अब आते हैं प्लेसमेंट वाले फेज़ में। प्लेसमेंट में आपको क्या करना है, मतलब क्या हो रहा है अभी न्यूटन स्कूल में? देखो, प्लेसमेंट का जो सिनेरियो है यहाँ पे अभी क्या चल रहा है कि आप जैसे ही अपना मतलब आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, जैसे कि आपको रेफरल मिलने स्टार्ट हो जाता है, जो भी आपका रेफरल स्कोर आपका मतलब होता है ना, एक रेफरल स्कोर जो भी आपको दिया गया है, वो अगर क्राइटेरिया से फुलफिल कर रहा है कि इतना आपका रेफरल स्कोर अगर हो गया है, तो आपको रेफरल्स मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको रेफरल मिलने स्टार्ट हो गया है ना, तो क्या होता है एक्चुअली में यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको 5 लाख वाले जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा रेफरल्स मिलता है 5 लाख वाला। तो आपको चाहिए कि अगर आप देखो, एक गलती मत करना, बहुत लोग उस बैच के जो भी सीनियर बैच के हैं, गलती यही कर रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये 5 लाख वाले में जो भी इसको रेफरल मिला है, उसको ये लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है? एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और उसका इंटरव्यू दे दे रहे हैं। तो देखो 5 लाख वाला आपको ईज़िली मिल जाएगा, यकीन मानो। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, तो 5 लाख का फिक्स है कि आपको मिल जाएगा। हाँ, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लें, जैसे ही ये लोग इंटरव्यू, उन लोग का मतलब होता है इंटरव्यू दे देते हैं और उधर से लोग को एलओआई अगर आ जाता है, ठीक है? तो क्या हो जा रहा है ना कि ये लोग जो रिटर्न वाले हैं, ऐसे आपका ट्रिगर कर देंगे, ठीक है? और आपको रेफरल मिलने बंद हो जाएँगे। मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। 5 लाख वाले रेफरल्स अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब उसका अगर आप इंटरव्यू दे देते हो, जो भी कंपनी है 5 लाख वाली, तो आपको आगे कोई रेफरल नहीं दिया जाएगा। ये मत सोचना कि अभी तो 5 लाख दिए हैं यार, और भी आएगा, 6 लाख वाला भी देंगे, 7 वाला भी देंगे, 8 वाला भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पहले रिजेक्ट करना है, 5 लाख नहीं नहीं देना है मेरे को। और मेरे को पहले से आपको बना लेना है, दिमाग में ले लेना है कि 7 से 8 वाली अगर कोई भी मतलब कंपनी आती है, जो इतना का आपको ऑफ़र करती है 7 टू 8 एलपीए, अगर आपके दिमाग में है और आपका मतलब स्किल्स अच्छा है, ठीक-ठाक है,
तो अगर आपको लगता है कि 7 से 8 में चलो यार हो जाएगा अपनी, तो आप लोग क्या करना, सिर्फ 7 से 8 वाला जो भी रेफरेंस है उसको आप लोग एक्सेप्ट करना। वैसे वो लोग आपके रेफरल स्कोर के हिसाब से आपको वो लोग रेफरल देंगे। जैसे आपका स्कोर बहुत ही कम है, लगभग है, जैसे कि ये आपका बाउंड्री लाइन मतलब बोल देते हैं कि जैसे 55 नंबर है और आपको सिर्फ 55 नंबर, आप बाउंड्री पे ही हो, ठीक है, तो आपको ये 5 लाख वाला ही मिलेगा। हाँ, अगर आप 70 स्कोर कर लिए हो, ठीक है, 75 स्कोर है आपका, 55 था लेकिन आपका 70-75 है, बहुत ज़्यादा है, तो ही आपको वो लोग क्या करेंगे ना, 7 से 8 एलपीए की जो भी है कंपनी वाले जो भी रेफरल्स हैं वो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से सोच समझ के करना। जैसे कि मैं अभी बता रखा हूँ कि 5 लाख वाले अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके आगे कोई भी रेफरल्स नहीं दिए जाएंगे, आपके रेफरल्स पॉज हो जाएंगे और आपको वही जॉब लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप ये रेफरल्स मतलब बार बार रिजेक्ट कर रहे हो तो एक लिमिट आता है कि वो लोग देखेंगे कि आप 5 लाख वाली जो भी रेफरल्स है उसको बार बार रिजेक्ट किए जा रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको टेस्ट करने के लिए एक अच्छा रेफरल्स भी देंगे, मतलब 7 से 8 वाली रेफरल्स भी दिए, 8 से 9 वाली भी दिए। तो अगर आप 7 से 8 वाली एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब आपको सभी रेंज की, सबसे पहले अगर आप 5 लाख वाली 1 2 से 3 बार अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो एक बार वो लोग ये ज़्यादा वाला भी रेफरल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप उस रेफरल को क्लियर कर लेते हो, ठीक है, और अगर डिमांड करते हो कि मुझे क्या और रेफरल्स मिल सकते हैं क्योंकि मुझे ये जॉब अभी लेनी नहीं है, ठीक है, तो वो लोग देखेंगे कि आप अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हो ना इंटरव्यू में, और जो भी कंपनी का आप इंटरव्यू दिए उसमें अच्छा परफॉर्म किए हो, तभी वो लोग आपको कुछ दूसरा इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे दूसरे कंपनी के साथ दूसरे पैकेज पे, ठीक है। नहीं तो आपको कहेंगे कि बेटा ये भी तुमको बहुत मुश्किल से मिला है, ये ले लो। तो मैं सभी लोगों से रिकमेंड करूँगा कि अभी से पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करो और 5 लाख वाला आप लोग एक्सेप्ट मत करना, 5 से ऊपर वाला जो भी आएगा कंपनी, मतलब आएगी कंपनी उसको एक्सेप्ट करना है, उसके ऑफर्स को एक्सेप्ट करना है, 5 लाख वाला कम ही करना है यार, 5 से ऊपर ही करना, ठीक है? ये हो रही है। और कंपनी सब तो एकदम ऐसा-ऐसा कंपनी सब का नाम था यार, मैंने कभी सुना भी नहीं था। मतलब एकदम न्यू कंपनी सब थी, न्यू तो नहीं बोल सकता, मैंने कभी नाम नहीं सुना यार। जैसे एक था ग्रांट एक्सेस, पता नहीं, एक मिनट गाइस, जैसे कि एक कंपनी है डेटासोनिक, अगर आप नाम सुने होंगे इस कंपनी का, इसका नाम है डेटासोनिक। दूसरी कंपनी है आपको, हाँ, रिलायंस भी आती है गाइस इसमें, ठीक है। उसके बाद है ऑन ग्राफ, बता रहा हूँ ये सारी कंपनी है, आप लोग इसके बारे में पता करना, क्योंकि मैं जो भी मीटिंग में था उसमें जितनी कंपनी का नाम लिया गया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक इसका नाम है नेल्टी, ठीक है, ये है। उसके बाद है फ्रैगमा, ठीक है, और है सिक्योरस, क्या है, SECRULS, पता नहीं गाइस ये कौन सा कंपनी। और उसके बाद है पेंडू क्रॉप्स, पांडू क्रॉप्स, खेत वाली कोई कंपनी है क्या, क्या क्या कंपनी है, ठीक है। और एक कंपनी है यहाँ पे स्मार्च, स्मार्च है। और एक है यार, अजीब अजीब कंपनी, मेरे को प्रोनाउंस कर नहीं हो रहा है क्या है, क्योंकि मैंने वो स्पीड में लिख लिया था, सेरेलस। गाइस हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हुई हो मेरे से, अगर कंपनी इस टाइप की नहीं मिली है तो वो स्पेलिंग वो सब चेक करके देख लेना, कि हो सकता है कि मेरे को जैसे इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, और ये दोनों में, ठीक है। बाकी लगभग स्पेलिंग सही होगा। और ये सारी कंपनी है, जितना कंपनी आके अभी तक रिक्रूट करी है न्यूटन स्कूल में, और मैंने वो नाम बता दिया है। और आप लोग ट्राई करना कि ये कंपनी कितनी लेजिट है, सर्च करना इसमें से कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप है, कौन पुरानी कंपनी है, कौन कितनी पुरानी है, आप लोग ये चेक करना, ठीक है। ये आप लोग का काम है। और भी कंपनी आई है गाइस, तो जितने लोग आ रहे थे ना, जैसे कि जिन लोग का प्लेसमेंट हो गया था इन सारी कंपनीज में, वो लोग का इंटरव्यू था कि वो लोग पूछ रहे थे कि क्या हम किसी और कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हैं अभी। तो लोग जो भी इंटरव्यू शेड्यूल किए हुए थे वो लोग बोले थे नहीं, तुम लोग का हो गया है, अब इसके बाद तुम लोग किसी इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, अब तुम लोग का मतलब जो भी ISA एग्रीमेंट है वो ट्रिगर्ड हो चुका है, अब तुम लोग को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात थी, ये रही प्लेसमेंट की बात जो भी है गाइस। और अब इसके आगे वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि अभी क्या हो रहा है ना वहाँ पे, कि कुछ लोगों का, मैं सारे बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे एक मतलब एक बता रहा हूँ, 2021 के मार्च बैच का एक स्टूडेंट था जो कि अपना कहानी ये बता रहा था कि उन लोगों का जो भी है, जैसे कि अब कोई भी कंपनी, जैसे कि विप्रो कंपनी आती है इंटरनेट स्कूल में, विप्रो भी आती है,
ठीक है। और इस कंपनी में मेरा अभी हुआ है गाइस, आप लोगों को पता है। इसके साथ साथ 4 और कंपनी में मेरा हुआ है। तो बट पैकेज का मैं सोच रहा हूँ कि न्यूटन वाले अगर कुछ लगवा दे तो ठीक है, नहीं तो ये बैकअप मेरे साथ तो है ही। नहीं, तो विप्रो जब आती है तो विप्रो का ये लोग प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करवाते हैं, उसको कहते हैं ये लोग प्लेसमेंट प्रिपरेशन, प्लेसमेंट प्रैप नाम दिया है इसको। तो प्लेसमेंट प्रैप में क्या होता है, जो भी कंपनी जाती है मतलब जैसे कि आपको रेफरेंस मिले, विप्रो का आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो आपका ये प्लेसमेंट प्रैप स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्लेसमेंट प्रैप में आपको क्या करवाए जाएंगे, इस प्लेसमेंट प्रैप में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे कि किस तरीके से विप्रो वाले क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, क्या उसका टेक्निकल इंटरव्यू का जो भी राउंड होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कोडिंग क्वेश्चन होता है, किस तरीके से आंसर देना है, ये आपको सिखाया जाएगा प्लेसमेंट प्रैप में। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आपका जो भी एचआर मॉक इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी डीएसए की मॉक दे रहे हो, उसी तरीके से आपको एचआर मॉक भी होगा। ठीक है, और ये जो डीएसए की मॉक दे रहे हो ये आप टेक्निकल मॉक दे रहे हो। ठीक है, टेक्निकल मॉक तो आपका चल ही रहा है, आपको एचआर मॉक भी देना पड़ेगा, जो भी होगा इसी बात, जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस क्या कंप्लीट, आपका फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एचआर मॉक स्टार्ट करेगा। ठीक है, और टेक्निकल वर्क होगा, और आप लोग का भी तो जो भी है ट्यूटोरियल शायद स्टार्ट हो गया होगा कुछ बैच में, वहाँ पे जो कि आप लोग को सिखाते हैं इंट्रोडक्शन देना, नाम बताना, किस तरीके से बैठना है, क्या क्या कपड़े पहनने हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कैसे ईमेल लिखना होता है, सारी कुछ जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं एक एम्प्लॉय के अंदर किसी कंपनी में जाने के लिए, तो वो सारा कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग का डॉट्स जो भी है वो क्लियर हो गया होगा। और कुछ लोग जो अभी कुछ लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान के चलो कि हमने 5 लाख वाले इंटरव्यू दे दिए, ठीक है, 5 लाख वाले इंटरव्यू दे दिए, वहाँ से क्या होता है, ऑफर लेटर आ जाता है और मेरे को नहीं लेना होगा उसको। तो देखो, अगर आपने इंटरव्यू दे दिया ना और ऑफर लेटर वो लोग ऑफर कर दिया आपको, ठीक है, उसके बाद ये कैंसिलेबल नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा। आपको पहले, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, आपको पहले जो भी रेफरेंस है ना उसको रिजेक्ट करना होगा कि नहीं हमको 5 लाख वाले नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दो। तो रिजेक्ट करने का कारण पूछेगा कि क्या हुआ भाई, क्या क्यों रिजेक्ट किए हो, तो क्यों रिजेक्ट किए हो, तो रीज़न आप दो कि मेरे को 5 वाले नहीं चाहिए, मेरे को इससे ज़्यादा वाला दो। ठीक है, तो अगले बार हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छा रेफरेंस मिले अच्छी कंपनीज का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डाउट्स ये आ रहा था उस टाइम, बच्चे लोग जो भी हैं उसमें, वो लोग बोल रहे थे कि जैसे कि कोई डीएसए के लिए जा रहा है ना, डीएसए बेसिस पे कोई कंपनी आ रही है जो डीएसए बेसिस पे हायर कर रही है, तो जो डीएसए के लिए जा रहा है तो डीएसए के साथ साथ उन लोग से फ्रंट एंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो, अगर आपने पिछले वाला वीडियोस देखा होगा ना, पिछले का मतलब दो वीडियो जो भी मैं मतलब जो अपलोड किया हो, उससे आप अगर पीछे जाओगे 2 वीडियोस, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो में बताया है कि अगर आप सिर्फ डीएसए के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपसे फ्रंट एंड के क्वेश्चन जरूर के जरूर पूछेंगे। ठीक है, और सिर्फ आप अगर फ्रंट एंड के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपसे बैक एंड के क्वेश्चन तो दागेंगे ही दागेंगे, और साथ में डीएसए के भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यकीन मानो। ठीक है, तो इसीलिए ये फोकस्ड होकर मत जाओ कि मैं डीएसए वाला लोग हूँ, मेरे से फ्रंट एंड के क्वेश्चन या बैक एंड के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप डीएसए के लिए जा रहे हो तो हो सकता है कि डीएसए के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे, जैसे अगर 70% आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 10% हो सकता है, 10-20% जो भी हो, वो आपसे फ्रंट एंड के क्वेश्चन पूछे और 10% आपसे बैक एंड के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई कंप्लेंट रेज नहीं कर सकते कि ये आपसे ये पूछा गया, आपसे वो पूछा गया। हाँ, आप अगर फ्रंट एंड के लिए जाओगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो क्वेश्चन का होगा, जैसे 70% हुआ आपको फ्रंट एंड से पूछा जाएगा, 30% आपको डीएसए और बैक एंड दोनों मिला के पूछा जाएगा। पूछा तो जाएगा सारे से क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए तो सारा चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत है, डीएसए पे ही आपका डीएसए के बाद रोक दिया जाता है, आपको डीएसए के बाद आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता। आपको सारा कुछ ही पढ़ा रहे हैं, सारा फुल स्टैक का मतलब क्या होता है, आपको बैक एंड फ्रंट एंड के साथ साथ डीएसए का भी सेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डीएसए को छाट दो। हाँ, डीएसए नहीं आता फुल स्टैक डेवलपमेंट में, लेकिन कंपनी बेसिस पे कंपनी में घुसने के लिए आपको डीएसए तो चाहिए। और डीएसए की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको सॉफ्टवेयर बिल्डिंग में तो बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। ओप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर और सब जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये सभी का बहुत ज़रूरत होगा आगे चल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर अभी बना रहा हूँ तो मेरे को पता है कि कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बिल्ड मतलब डिफाइन करना पड़ रहा है एक सिंपल सिंपल चीज़ बनाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा आपको उस कॉन्सेप्ट का, अच्छे से पढ़ना उस कॉन्सेप्ट, खास करके जो भी इंकैप्सुलेशन, जो भी इसके 4 मेजर जो फैक्टर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना, कंस्ट्रक्टर बिल्ड करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो वैसे आपको इधर भी आ जाएगा, वो प्ले स्टोर से ड्रॉप करा के उधर भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लेकिन ये से भी सबसे ज़्यादा यूज आएगा। और जब आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करोगे यकीन मानो उसमें आएगा, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक है, ऐसा आप ये मत सोचना कि चलो हो गया जी, मतलब काम खत्म, जैसे काम चला हो गया, अब हमको वेबसाइट ही बनाना, फ्रंट एंड बैक एंड थोड़ा बहुत सीख लेंगे, हो जाएगा। अरे यार, अच्छा सब कुछ अच्छा बनो, ठीक है, मतलब
ऐसा बनो कि दूसरे वाला आपको मतलब सर झुका दे, दूसरे वाले आके आपके सामने कि अरे भाई साहब आप ईमान हो। ऐसा नहीं करना कि आपको हाथ फैलाना पड़े दूसरे के लिए कि सर जी कुछ कर दो, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ये वाली फीलिंग मत लाना है। हमेशा लाना कि दूसरा कोई आपको मतलब सैल्यूट करे। ठीक है? अरे क्या है, अभी टाइम है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास अभी मुँह है, आवाज़ है तो मैं कुछ भी बक दे रहा हूँ। ऐसा बनाओ अपने आप को भाई, बना सकते हो, मेहनत से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है? और ये टाइम आपके पास सिर्फ मेहनत करने के लिए है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है, सिर्फ ड्रेसअप करने के लिए है। जो भी आपका स्किल्स है, जो भी आप सीख चुके हो अभी तक, उसको आप बस अब प्रैक्टिस कर करके उसको एक तेज धारदार बना लो अपना हथियार टाइप, कि आपसे जो भी जावा के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछे कि पूछने के साथ सॉल्व हो जाए, इस तरीके से बना लो आप अपने आप को। ठीक है? तभी कुछ हो पाएगा। और मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। अरे हो भी जाता है यार, हो जाता है। ठीक है, 5 लाख की तो लग ही जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहो। हाँ, अभी कुछ लोगों बहुत सारे लोग अब ये इधर फैला रहे हैं कि जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। लगेगी यार, लगेगी। जॉब नहीं लगी, अच्छा ये आप ये ऐसा क्यों नहीं सोचते हो, अगर जॉब नहीं लगी तो नुकसान किसका है? हुँ? जॉब रिटर्न स्कूल का काम है लगवाना, अगर वो जॉब आपको नहीं लगा रही है, ठीक है, तो किसका लॉस है? थोड़ा-सा सोच के तो देखो, लॉस आपका है? बिल्कुल नहीं, आपका पूरा का पूरा 100% आपका प्रॉफ़िट है यहाँ पे, अगर वो जॉब नहीं लगवा पा रही है तो। आपको पैसे ही नहीं देना है यार, जॉब नहीं लगवा पा रही, पैसे नहीं देना है इसका, फिर टेंशन किस बात की है? हाँ, ये इस बात की टेंशन हो सकती है कि मुझे बहुत जल्दी जॉब चाहिए था और मैंने सीख भी लिया है बट जॉब नहीं लग रही है, उस केस में है। हाँ, देखो, इस केस में हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आपका ये जो भी स्किल्स है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ना, तो आप मतलब वॉक इन इंटरव्यू दो। जितना हो सके वॉक इन इंटरव्यू दो। वॉक इन इंटरव्यू में आपको एक रियल जो एक्सपीरियंस होता है ना इंटरव्यू देने का, वो आएगा, वो फ़ील आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप अच्छी-अच्छी कंपनी में जाओ, वहाँ पे जाके वॉक इन इंटरव्यू दो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग ही मज़ा आएगा फिर, और वहाँ पे 100% आपका होना ही होना है। ठीक है? अगर आपके अंदर स्किल्स आपका तगड़ा है तो ज़रूर होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी जो क्या कर रहा है इंटर्न स्कूल प्लेसमेंट दिलवा रहा है, नहीं दिलवा रहा है, ये अभी बिल्कुल भूल जाओ। और अभी काम क्या करो ना आप लोग, अभी पूरा लग जाओ कि आपका आप मतलब बेस्ट कोडर नहीं, बेस्ट कोडर आपको नहीं बनना है। मैं नहीं कहता कि आप वर्ल्ड का बेस्ट कोडर बनो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन डीएसए से रिलेटेड आपके पास आ जाए, तो आप आह उफ़ उफ़ ना करो, मतलब फोड़ देना है क्वेश्चन को, इस टाइप से बनो। मैं आपको पूरा ये धुरंधर नहीं बनने के को कहता इसमें, बस इतना कहता हूँ कि इतना कर दो, और आप लोग बोलोगे जब तक धुरंधर बनेंगे नहीं तो ये फोड़ेंगे कैसे क्वेश्चन को? देखो, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को फोड़ने के लिए कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आपके अंदर पूरा घमंड अहंकार आ जाना चाहिए कि मैं ये कर दिया, वो कर दिया। प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे हर एक क्वेश्चन बनेंगे। नहीं टेस्ट केस पास होते, कम से कम लॉजिक तो आप लिख ही दोगे, और एक टेस्ट केस पास नहीं, कम से कम 6-7 टेस्ट केस तो ज़रूर पास हो जाएँगे, एक रह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई भी इंटरव्यूअर देखता है जो अगर 5 से 6 टेस्ट केस आपके पास हो रहे हैं, एक नहीं हो पा रहा है ना, तो वो आपको नेगेटिव नहीं देगा वहाँ पे, कुछ ज़रूर हेल्प करेगा कि बेटा आपने ये गलती करी है, इसको सुधार लो, सही हो जाएगा। हिंट तो ज़रूर देगा, क्योंकि अगर हिंट नहीं दे रहा है तो वो एक इंटरव्यूअर ही नहीं है, ठीक है? उसको कोई हक ही नहीं है इंटरव्यू लेने का। अरे! हर एक आदमी हर एक कुछ नहीं जानता ना। ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस अभी टेंशन इस बात पे लो कि मेरे को पढ़ना है, पढ़ते रहना है। अगर आप लोग को पता है मेरे को टेंशन इस बात की हो रही होती है हमेशा कि अगर मुझे स्किल्स नहीं आए और मेरा प्लेसमेंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? ये सबसे ज़्यादा रोने की बात है। आप लोग को लगता है कि अरे खुशी की बात है, आपको स्किल्स थोड़ी मतलब आपको थोड़ी कम भी चीज़ आ रही है, फिर भी आपको प्लेसमेंट आ रहा है, इसमें तो हँसी मज़ाक मतलब खुशी मनाना चाहिए ना। ये सबसे बड़ी दुःख की बात है गाइज़। आपको अगर स्किल्स कम आ रही है लेकिन आपका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी से हो गया है, तो ये रोने की बात है, खुशी मनाने की बात नहीं है। ठीक है? हाँ, अगर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा है और आपका पैकेज बहुत कम है ना, तो ये खुशी की बात है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपका स्किल्स बहुत अच्छा है, आप कंपनी में जाओगे तो अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, और आपका वहाँ पे विदिन 6 मंथ्स आपका बहुत ही अच्छी जगह पे प्रमोशन हो जाएगा, मतलब अच्छी पोज़ीशन पे प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है? तो ये कभी मत सोचना कि आपके पास कम स्किल्स है और आपका प्लेसमेंट हो गया है किसी भी कंपनी में, तो आप खुशी मनाओ। नहीं सर, ये बहुत गलत बात है। रुक जाना वहाँ पे, सबसे पहले देखना अगर हो भी जाए गलती से, तो सबसे पहले आप लोग को करना है कि जिस बेसिस पे आपका अगर फ्रंट एंड पे हो गया है, तो फ्रंट एंड फिर से सीखना स्टार्ट कर देना, खूब रिवाइज़ करना, ठीक है? उसके बाद जाना कंपनी में, अगर जो भी टाइम आपको मिले कंपनी की साइड से तो, ठीक है? हमेशा याद रखना इस बात को कि डरने की बात है। कब क्या डरने की बात है? अगर आपकी स्किल्स कम है, फिर भी आपका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में लग गया, ये डरने की बात है। हाँ, और आपका स्किल्स बहुत ही अच्छा है और आपका पैकेज बहुत कम है, तो ये खुशी की बात है। आपका पैकेज ज़रूर ज़्यादा होगा, और आप
कंपनी में अच्छा परफॉर्म वो करोगे ही। क्यों? क्योंकि आपका स्किल्स बहुत ही अच्छा है। आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करोगे। अन्य लोगों से जो लोग वहाँ पे गए हैं, बिना आपसे कम स्किल्स वाले हैं, वो लोग वहाँ पे गए हैं, उन लोग से अच्छा परफॉर्म करोगे और बहुत ही जल्दी आपका प्रमोशन होगा। ठीक है? याद रखना इस बात को। ठीक है गाइस, तो इस वीडियोज़ में बस इतना ही रखते हैं। और जो भी आप लोग को थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन मेरे को जो देना था वो मैंने दे दिया है। अगर और भी कुछ अपडेट आता है प्लेसमेंट से रिलेटेड तो मैं फिर इस पे अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए अगर आप चैनल पे न्यू आए हो गाइस तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस तरीके की अपडेट कोई भी चैनल नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है? खास करके न्यूटन स्कूल के बारे में और आपके करियर्स के बारे में जो भी मेरे को सही लगता है वो मैं आपको बताता हूँ और यकीन मानो जो भी बताता हूँ बहुत सोच समझ के बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में जो आ गया बक दिया, ये काम मैं नहीं करता हूँ गाइस। इसीलिए आपको ट्रस्ट करना चाहिए मेरे पे और इस चैनल पे और अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी साथ में ग्रो करेंगे हम। ठीक है? तो इसीलिए चैनल को थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं यार मेरे पे। हाँ, इतना ज़्यादा वीडियो मैं बना रखा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर सकते हो ना। अगर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो मेरे पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है? सपोर्ट करो यार। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और ये वीडियोज़ हो सके तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो दूसरे बैच में भी हो, उनको भी भेजिएगा ताकि वो लोग भी जब प्लेसमेंट फेज़ में जाए तो ये गलती ना करें। क्योंकि न्यूटन वाले आपको ये गलती मतलब ये चीज़ नहीं बताएँगे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? वो लोग गलती कर चुके हैं, अभी वो लोग का आँख खुल रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती मैं पहले बता दिया हूँ, मैं भी नहीं करूँगा, आप भी नहीं करोगे। ठीक है? तो जो भी आपके दोस्त लोग हैं यार, ये वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, ठीक है? ताकि सब लोग को पता चले और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, वीडियो मेरा रैंक ही नहीं होता, ऊपर ही नहीं आता यार, वो तो वही 100-200 में रह जाता है। जितना ज़्यादा लाइक करोगे, थोड़ा-सा वीडियो ऊपर उठेगा और लोगों में भी जाएगा। तो लाइक ज़रूर किया करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइज़।